और सब बढ़िया हालचाल, सब ठीक चल रहा है। कुछ पूछना है किसी को, कोई क्वेश्चन, कहीं भी कोई ऐसी कोई बात, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं आप। कुछ नहीं पूछ रहा है, चलो ठीक है। क्या चल रहा था? अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रूल या गवर्नमेंट कितने तरह के होते हैं इसके संबंध में, जिसमें कि दो तो आप लोगों को बताया जा चुका है। कौन कौन? एक मोनार्किकल सिस्टम और दूसरा डिक्टेटरशिप। तो मोनार्किकल सिस्टम में क्या होता है? राजा होता है, और राजा का पद कैसा होता है? वंशानुगत, खानदानी। राजा का बेटा ही राजा बनता है। सबसे पहले शासन का रूप ये देखा गया। इसके बाद तानाशाही। तानाशाही में खानदानी नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति जब तक ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है, तब तक उसका शासन होता है। और जैसे ही तानाशाही शासन का विरोध होता है, तो वहां पर तानाशाही शासन खत्म होकर के वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाता है, प्रजातांत्रिक शासन। तो शासन का एक जो सबसे लोकप्रिय रूप है वो है डेमोक्रेसी। अब हम लोग यहां पर डेमोक्रेसी के बारे में जानेंगे। डेमोक्रेसी जिसका मतलब होता है प्रजातंत्र। एक दो शब्द हम लोग को समझना है, एक डेमोक्रेसी और एक है रिपब्लिक सिस्टम। रिपब्लिक सिस्टम यानी गणतंत्र। दोनों में क्या अंतर है? दोनों एक ही है या अलग अलग है? प्रजातंत्र, गणतंत्र, कौन बताएगा? जिसको भी आता है, जो आता है, गलत सही बता सकता है। दोनों एक ही है, अलग अलग है? एक ही है, कोई अंतर नहीं है। क्या अलग है बोलो? एक बार मैं सही क्लास में पूछा बच्चों से कि क्या अंतर है इसमें दोनों में, ऐसे लिख करके मैंने पूछा, दिल्ली की बात है। तो एक स्टूडेंट उठ करके कहता है, सर ये प्रजातंत्र है के? हमने कहा हाँ प्रजातंत्र है। तो उसने तन के कहा, सर प्रजातंत्र का मतलब जनता का शासन। हमने कहा बिल्कुल सही। फिर मैंने पूछा कि गणतंत्र का मतलब बताओ। तो कहता सर गणेश जी का शासन। तो गणतंत्र गणेश जी का शासन नहीं है। देखो, जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है, तो हमेशा याद रखना आप, अब्राहम लिंकन ने जो कहा था। अब्राहम लिंकन को आप लोग पहचानते हैं? कहां मिला था? अब्राहम लिंकन कहीं मिला था? पहचाने, मैंने पढ़ा होगा कहीं। कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति। नहीं, ब्लैक नहीं था। इसमें याद रखेंगे आप अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दिया है, सबसे उपयुक्त परिभाषा है प्रजातंत्र का। उससे बेहतर परिभाषा कोई हो ही नहीं सकता। तो पहले इसके बारे में हम लोग याद रखेंगे, इसको नोट करो। पहले लिखेंगे आप कि अब्राहम लिंकन was the 16th president of USA from 1861 to 1864। अब्राहम लिंकन अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति, अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति 1861 से लेकर 64 तक था। 1861 से लेकर 64 तक था। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फ्रॉम स्लेव क्लास। लिंकन दास वर्ग से चुना जाने वाला अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था। दास वर्ग क्या होता है? स्लेव क्लास क्या होता है? दास वर्ग का मतलब गरीब, जो कि पूंजीपतियों से लोन ले लिया, नहीं चुका पाया तो दास बन गया। इंडिया में चलता था बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। तो अमेरिका में
दासों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। दास उसको भी कहा जाता था कि जिसके पूर्वजों को बेच दिया गया था किसी अमीर के पास, तो उसको सिर्फ काम करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। खेती का काम, बड़े बड़े भारी भरकम काम जो होते थे वो दासों से करवाए जाते थे, और उसको कोई अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। तो दासों के लिए लड़ने का काम लिंकन ने किया। यह भी खुद दास वर्ग से बिलोंग करता था। लिंकन की जीवनी को पढ़ना चाहिए। लिंकन की जीवनी से आपको प्रेरणा मिलेगी कि एकदम जीरो से हीरो बनाइए, और इससे यह सीख मिलती है कि व्यक्ति अगर किसी कार्य के पीछे पड़ जाता है तो उसको सफलता मिलकर रहती है, जैसे इनके साथ हुआ। इन्होंने, कौन ऐसा चुनाव नहीं होगा जिसको नहीं लड़ा। मैंने लोकल गवर्नमेंट से लेकर के प्रेसिडेंट तक कई बार हारते गए, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, और लास्ट में फिर जाकर 1861 में इनकी जीत हो जाती है। इस तरह अमेरिका के ये दास वर्ग से चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति बन गए। जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने अमेरिका में 1863 में स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया। ही एबॉलिश्ड द स्लेवरी सिस्टम इन यूएसए इन 1863। इन्होंने अमेरिका में 1863 में दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा का अंत कर दिया, स्लेवरी सिस्टम खत्म। लिंकन बहुत बड़े लेवल के विद्वान भी थे। इन्होंने एक बार डेमोक्रेसी के बारे में एक स्टेटमेंट कहा था, और वो स्टेटमेंट ही डेमोक्रेसी की सबसे बेहतर परिभाषा मानी गई। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द रूल। उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है। यानी सब कुछ जनता ही होती है प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, पहले भारत की जनता। आपको मैं पढ़ाऊंगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए, राज्यपाल बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए पहली कंडीशन क्या है? कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत में भी यही सिस्टम है, जहां भी डेमोक्रेसी होगा यही सिस्टम होगा, जहां सब कुछ जनता ही होती है। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, जनता के बीच से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वही शासक होता है। तो प्रजातंत्र की परिभाषा ये सबसे उपयुक्त मानी गई। आज भारत में ये स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। आज लोग अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज प्रजातंत्र का ये रूप हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर 30 साल पहले की भारत को हम देखें तो प्रजातंत्र का ये रूप नहीं था। 30 साल पहले भारत में प्रजातंत्र का रूप यह था कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। 30-35 साल पहले इंडिया में यह रूप था डेमोक्रेसी का। ऑफ माने क्या हुआ? यहां जनता को कोई लेना देना नहीं है, कोई भी सरकार बने क्या मतलब। वोटिंग राइट का इस्तेमाल कौन करता था उसमें? गरीब लोग, जिसको नेता लोग आता था, खिलाया पिलाया, ट्रैक्टर पर बिठाया और ले गया मतदान केंद्र, और वहां पर एक चुनाव चिन्ह पकड़ा दिया और कहा कि इस पर ठप्पा मारते जाओ। पहले ईवीएम था नहीं, पहले बैलेट पेपर होते थे। पहले बैलेट पेपर पर वो जो रिद्धि सिद्धि का चिन्ह होता है, स्वस्तिक चिन्ह, वही वोटिंग में इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑफ द पीपल, फिर जनता को इलेक्शन के टाइम में खरीद लिया जाता था, खिलाया पिलाया, पैसा दिया, ट्रैक्टर पर बिठाया, ले गया। और एक बार कोई एमएलए एमपी बन गया तो फॉर द पीपल, 5 साल के बाद दर्शन देगा। इसके पहले कोई मतलब नहीं, कहाँ गड्ढा है, कहाँ सड़क नहीं है, कहाँ नाले नहीं है, कोई मतलब नहीं। इलेक्शन के टाइम में ही जनता ये नेता दिखते थे। तो ये परिभाषा, ये डेमोक्रेसी का जो परिभाषा है, ये आप लोगों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल बताया। ये परिभाषा जो दिया गया है, ये आर.के. झा एक टीचर है, उसी ने दिया है। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा आपका आएगा ये वाला। ये पूछता है कई बार
कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये स्टेटमेंट किसका है? जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये स्टेटमेंट किसका है? अब्राहम लिंकन का। तो इससे बेहतर परिभाषा डेमोक्रेसी का हो नहीं सकता है, इसलिए इसको याद रखना है। इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? तो जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन को क्या कहा जाएगा? प्रजातंत्र। लेकिन गणतंत्र क्या है? गणतंत्र में हम लोग को याद रखनी है कि जब किसी देश का राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है तो उसको कहा जाएगा गणतंत्र। यानी जब इसमें लिखेंगे कि हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन, ब्रैकेट में लिखो प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द नेशन इज elected by the people directly or indirectly, directly or indirectly, that is called republic system, that is called republic system। जब किसी देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो उसे गणतंत्र कहा जाएगा। यानी गणतंत्र में क्या होता है? जो देश का राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है, चुना हुआ होता है, खानदानी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये बताओ कि भारत कौन सा देश है? प्रजातांत्रिक देश है या गणतांत्रिक है या दोनों है? दोनों है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुना हुआ होता है और जहां राष्ट्रपति चुना हुआ होगा वहां दोनों होगा। क्योंकि चुनने का मतलब ये क्या होता है? जनता के पास अधिकार है चुनने का, वोटिंग राइट जहां पर है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है। तो जहां जहां पर राष्ट्रपति चुना हुआ होगा वो देश हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, यानी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान क्या है? नहीं वो ठीक है, जो भी है सिस्टम वहां पर क्या चलता है वहां पर भी दोनों है। जहां जहां राष्ट्रपति नजर आता है होता है वहां वहां दोनों ही होगा, डेमोक्रेटिक भी होगा, रिपब्लिक भी होगा। बांग्लादेश क्या है? वहां भी दोनों है, वहां भी राष्ट्रपति होता है, वहां भी प्रधानमंत्री होता है। नेपाल क्या है? वहां भी दोनों है, नेपाल भी दोनों हो गया, 2008 से ही हो गया। वहां राजतंत्र पहले था, खत्म हो गया। अब वहां भी प्रधानमंत्री होता है, वहां भी राष्ट्रपति होता है। अमेरिका क्या है? दोनों है, वहां भी राष्ट्रपति होता है। जहां जहां राष्ट्रपति दिखाई पड़ता है आंख बंद करके कह दो कि वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है और रिपब्लिक भी है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर डेमोक्रेटिक तो है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री है जो जनता के बीच से आता है, लेकिन इंग्लैंड में हेड ऑफ द नेशन कौन है? राजा या रानी। तो जहां राजा या रानी होगा क्या वहां चुनाव होगा? नहीं होगा। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक मोनार्किकल, यानी प्रजातांत्रिक राजतंत्र। क्योंकि राजतंत्र क्यों? क्योंकि हेड ऑफ द नेशन वहां राष्ट्रपति नहीं होता, वहां पर हेड ऑफ द नेशन कौन होता है? राजा या रानी। क्या ऐसा कोई इंग्लैंड जैसा और देश है क्या? और कौन सा है? भूटान। भूटान में अभी 2012 से प्रधानमंत्री बनना शुरू हो गया है, पहले नहीं होता था, और वहां पर राजा होता है। भूटान नरेश जिंगे खेसर नामग्याल वांगचू। भूटान का नरेश का नाम क्या है? जिंगे खेसर नामग्याल वांगचू। जिंगे
खेसर नामग्याल वांगचू। तो भूटान नरेश है, भूटान का राजा। इसके पिता का नाम था जिग्मे सिंगमे वांगचू। जिग्मे सिंगमे वांगचू। भूटान का जो नरेश है अभी, जिंगे खेसर नामग्याल वांगचू, इसकी शादी इंडिया में हुई है। इंडिया का दामाद है ये। भूटान और नेपाल दोनों ऐसा देश है जो इंडिया का पड़ोसी देश है, और इन दोनों देशों को, जैसे दिल्ली में एनसीआर होता है, दिल्ली का विकास होता है तो एनसीआर का भी होता है। दिल्ली में मेट्रो चली तो मेरठ तक मेट्रो चली गई, गाजियाबाद तक चली गई, फरीदाबाद तक चली गई। तो दिल्ली का विकास अगर होता है तो एनसीआर का भी विकास हो जाता है। उसी तरह इंडिया में अगर कोई योजना बनती है, नहर आदि जो भी डेवलपमेंट से संबंधित, उसका फायदा नेपाल को और भूटान को भी मिलता है। नेपाल और भूटान दोनों इंडिया का एडॉप्टेड कंट्री कहलाता है। एडॉप्टेड कंट्री मैंने क्या होता है? गोद लिया हुआ देश। तो नेपाल पहले बड़ा वफादार था, अब इधर से फिर वफादारी शुरू किया है जब से शीला कार्की वहां की प्रधानमंत्री बनी है। नेपाल में भी आंदोलन हो गया था, सरकार जो पिछली वाली थी उसको खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। जेनजी का आंदोलन आपने सुना होगा। तो जेनजी के बाद वहां शीला कार्की बन गई है प्रधानमंत्री, जो भारत के समर्थक है। उसकी पढ़ाई लिखाई बनारस में बीएचयू में हुई है। पहले चाइना के बहकावे में आकर नेपाल इंडिया के खिलाफ काम कर रहा था, तो नेपाल थोड़ा सा बहक गया था, नालायक हो गया था, फिर जगह पर आ गया। अब भूटान हमारा वफादार बना हुआ है। भूटान की वफादारी इतनी ज्यादा है कि भूटान की रक्षा भी इंडिया ही करती है। भूटान के पास अपने सैनिक भी नहीं है। भूटान और नेपाल जाने के लिए आपको कोई वीजा पासपोर्ट लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे से सिर उठाओ नेपाल पहुंच जाओ, कोई रोकेगा भी नहीं। कोई बाउंड्री लाइन भी नहीं बना हुआ है, बॉर्डर पर कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी जब सेंसिटिव माहौल होता था पहले, तब फिर हो जाता था, लेकिन ऐसे जनरली नहीं है। भूटान जाने में भी ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। भूटान हमारा वफादारी अभी तक कर रहा है। भूटान ने हमारे खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। तीसरा, भूटान भी एक ऐसा देश है जहां पर क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति नहीं होता। वहां पर हेड ऑफ द नेशन कौन होता है? राजा। तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक मोनार्किकल, प्रजातांत्रिक राजतंत्र। जापान भी इसी प्रकार का देश है। जापान में भी पीएम होता है, लेकिन जापान में राष्ट्रपति नहीं होता, वहां भी राजा होता है। तो इसलिए जापान भी क्या है? डेमोक्रेटिक मोनार्किकल। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में भी डेमोक्रेटिक मोनार्किकल सिस्टम है। तो अंतर पता चला क्या नहीं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक मोनार्किकल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री किसे कहेंगे? जहां पर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। और मोनार्किकल कंट्री किसे कहेंगे? जहां पर हेड ऑफ द नेशन राजा या रानी होता है, जहां कोई चुनाव नहीं होता है। तो भारत किस प्रकार का देश है? प्रजातांत्रिक गणतंत्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक कंट्री किसे कहते हैं? जिस देश का राष्ट्रपति चुनाव होता है, निर्वाचित होता है, उसे कहा जाएगा गणतांत्रिक देश। और प्रजातांत्रिक देश किसे कहेंगे? जहां पर जनता को मतदान करने का अधिकार हो, जहां जनता द्वारा जनता के लिए शासन हो। यह परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन। ठीक है इसको। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी कितने तरह का होता है और इंडिया में किस तरह की डेमोक्रेसी है। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र का प्रकार। प्रजातंत्र का प्रकार। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का प्रकार। इसमें याद रखेंगे आप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र दो तरह का होता है। प्रजातंत्र दो तरह का होता है। पहला, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी यानी अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र। अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र। दूसरा,
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी संसदीय प्रजातंत्र, संसदीय प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। दोनों में क्या अंतर है हम लोग इसे भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अध्यक्षात्मक प्रजातंत्र क्या है और भारत में किस टाइप की डेमोक्रेसी है, दोनों में से इसको भी देखना है। तो पहले आप लोगों को याद रखनी है कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी was started in USA at first in the world। दुनिया में सबसे पहले क्या हुआ, लिखता क्यों नहीं, याद रह जाएगा सब। तैयारी लिखने के मूड में भी तो दिखना चाहिए, तुम निश्चिंत होगी, नेता का भाषण सुन रहे हैं है? जितना लिखोगे उतना याद होगा। एक बार लिखना 9 बार पढ़ने के बराबर होता है। कोई भी चीज अगर याद रखना चाहते हो, जानने के बावजूद भी उसको लिखते रहो, लिख लिख के याद करो तो ज्यादा जल्दी याद रहेगा और वो याद कभी भूलेगा नहीं। एक बार कुछ चीजें अगर लिख लेते हैं दिमाग में वो लिखा जाता है। अगर आप लोगों ने पहले पेपर दिया होगा, ये अनुभव हुआ होगा आप लोगों को कि मान लो कोई चीज आपने कहीं लिख करके याद किया है और क्वेश्चन अगर उसी से आ जाता है तो जो आपने लिखा है वो कॉपी तक आपके दिमाग में याद आ जाती है। अच्छा, इसको मैंने कहीं लिखा है। तो लिखना, पढ़ने का तरीका क्या है? रीड मच, राइट मोर, थिंक मोस्ट। ये 3 चीजें आपको जानना है। रीड मच यानी एक बार पढ़ो, फिर राइट मोर 2 बार लिखो और 3 बार सोचो, तब दिमाग में वो चीजें सेट हो जाती है। पढ़ पढ़ के छोड़ना नहीं है, पढ़ पढ़ करके चैप्टर वाइज, चाहे वो खास करके जीएस वगैरह में, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब तो प्रैक्टिस करने वाली चीज है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप स्पीड बढ़ेगा आपका। लेकिन जीएस में क्या है, पढ़ने वाली चीज है सिर्फ। इसमें प्रैक्टिस का मतलब पढ़ना। तो कैसे पढ़ना है? जैसे मान लो आपने नोट तैयार किया है, उसको पढ़ लिया और लर्न कर लिया। अब आपको पेन लेकर के उसको अपने मन से लिखना है कि क्या क्या हमने पढ़ा। जहां अटकोगे फिर पढ़ो। जब तक पूरा क्लियर आप नहीं लिख लेते हो तब तक आपको याद नहीं हुआ है। इस तरह बार बार करेंगे आप तो देखना कि 1 महीने के अंदर जो चीज आप पढ़ रहे हैं सब याद होता जाएगा। और जो जो चीज आप कभी सोचे भी नहीं थे कि याद रहेगा वो भी याद हो जाता है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहते हैं तो 0 से हीरो बन जाएंगे आप। लेकिन ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। आप अंदर से ईमानदार बनोगे तब कुछ होगा। हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अंदर से सोचना पड़ेगा कि भाई यहां पर जब आए हैं तो लेके जाएंगे, स्टार लेके जाना है हमें, चाहे जितना समय लग जाए। छोड़ना नहीं है, मैदान से भागना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी तो आप लोग नए नए आए हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ो 1 महीने के बाद डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। कौन इतना पढ़ता है, छोड़ो, अपना मोबाइल चलाएंगे, आराम से घर में रहेंगे। वो धीरे धीरे वो पतली गली से निकल जाता है। तो वो अभी तो मोबाइल चला करके आनंदित हो रहा है, लेकिन जब पारिवारिक बोझ उसके ऊपर आएगा क्या होगा? पछताने लगता है, मौका मिला था और आ जाते तो तैयारी हो जाती। तो ये पछताने का मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान से पढ़ना है, लिखना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, सुनो पहले फिर लिखो। और जहां नहीं समझ में आता है वहां पर पूछना है, पूछते भी रहना है। पूछने में एकदम थोड़ा सा भी कंजूसी नहीं करना। हम लोग सारे अपने हैं, यहाँ पर कोई बाहरी नहीं है। और इस गुरुकुल का मिशन क्या है? इसका मिशन ये है कि आप जिस पर्पस को लेकर यहां पर आए हैं वहां तक पहुंचाने का काम गुरुकुल का होता है। आप सिर्फ समय दो और जो कहा जाता है उसको फॉलो करो। फिर देखना 8-10 महीने के बाद आप जहां चाहोगे वहां पहुंचोगे। इतना स्ट्रांग आपका पिलर बन जाएगा, सब कुछ मजबूत पिलर बन जाएंगे आप। तो इसमें याद रखेंगे आप कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की शुरुआत कहां से हुई है? यूएसए से। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पावरफुल पद किसका होता है? राष्ट्रपति का। तो इसमें नोट करेंगे आप, अंडर दिस सिस्टम द president of a nation is actual powerful। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक रूप से
शक्तिशाली होता है, वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड, प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल हेड। प्रधानमंत्री नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। दोनों में क्या अंतर होगा? एक्चुअल हेड और नॉमिनल हेड, दोनों में क्या फर्क है? एक्चुअल हेड किसे कहते हैं? जिसके पास डिसीजन लेने का अधिकार है। जैसे आप अपने घर में ही देखते हैं कि जो परिवार का मुखिया होता है, जो पैसे खर्च करते हैं, वही एक्चुअल हेड होता है, क्योंकि डिपेंड करता है सब कुछ उसी पर। उसी तरह किसी भी देश में अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी कानून बनाने की क्षमता है, कानून बनाने की शक्ति है, जो डिसाइड करेगा उस पर कानून बना सकता है, तो उसको कहा जाएगा एक्चुअल हेड। तो प्रेसिडेंट इस सिस्टम में क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है। जनरली प्रधानमंत्री नहीं होता है, अगर होता भी है तो क्या होता है? नाम मात्र का प्रधान, सिर्फ पद है उसके पास, उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। और इस सिस्टम में पार्लियामेंट भी होता है, संसद भी होती है, लेकिन संसद से ऊपर होता है राष्ट्रपति। तो इसलिए इसे भी नोट करेंगे कि पार्लियामेंट इज अंडर द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट इज अंडर द प्रेसिडेंट। संसद राष्ट्रपति के अधीन होता है, संसद राष्ट्रपति के अधीन होता है। यहां राष्ट्रपति जो डिसाइड कर देगा वही कानून संसद बना सकेगी, बनाना पड़ेगा संसद को। संसद उस कानून को मैंने ऐसा नहीं है कि नहीं बनाएगी, बनाना पड़ेगा, उसको मजबूर है। राष्ट्रपति ने जो डिसाइड कर दिया वो कानून बनेगा। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति देखो आप, डोनाल्ड ट्रंप, आराम सारा फैसला कर लेता है और संसद में पास करवा देता है। अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए तानाशाह बन जाता है। उसके संविधान ने अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत पावर दिया है। दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति अगर है तो अमेरिका का राष्ट्रपति है। 2 मामलों में अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गजब की शक्ति है। 2 मामला कौन कौन? एक, डिफेंस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की सुरक्षा, उसको लेकर के वो किसी भी देश पर अटैक करवाने का ऑर्डर दे सकता है अकेला, और संसद में कहेगा कि ये बिल पास करो, मैंने डिसाइड किया। दूसरा, एक्सटर्नल अफेयर्स का पावर भी उसके पास बहुत ज्यादा है, विदेशी मामलों की शक्ति। किसी भी देश के साथ व्यापारिक समझौता करना है, किसी भी देश से व्यापारिक समझौता को खत्म करना है, टैरिफ बढ़ा देना है, ये अकेला अमेरिका का राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ट्रेड कॉमर्स को काफी प्रभावित कर दिया। इंडिया के साथ जो डीलिंग अमेरिका की हो रही थी वो सब कैंसिल कर दिया भारत सरकार ने पहले। क्योंकि पहले क्या किया था इसने? 50% टैरिफ लगा दिया था, फिर 100% कर दिया, अब 10% किया है। तो जब 50% टैरिफ लगा दिया अमेरिकन ने इंडिया के सामान पर, तो इंडिया ने भी अमेरिका के साथ जो भी डील हुआ था, व्यापारिक समझौता हुआ था, सब कैंसिल कर दिया। अमेरिका के उद्योगपतियों ने डोनाल्ड ट्रंप को खुलेआम गाली देना शुरू कर दिया कि इसने मेरे पेट पर लात मार दिया, इंडिया जैसे मार्केट को हमें छोड़ना पड़ा, करोड़ों का नुकसान हो गया अमेरिका का। किसके कारण? डोनाल्ड ट्रंप के कारण। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक्सटर्नल अफेयर्स का पावर बहुत ज्यादा है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास 2 पावर, असीमित शक्ति है उसके पास। कौन कौन? एक, देश की सुरक्षा, और दूसरा विदेशी मामले। ये दोनों अधिकार उसके पास ज्यादा है। तो प्रेसिडेंट जब किसी देश में एक्चुअल हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर अगर है तो सिर्फ नॉमिनल हेड है, और संसद राष्ट्रपति के अधीन काम करता है, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाएगा? अध्यक्षात्मक प्रणाली। अब ये बताओ कि क्या इंडिया में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है क्या? कहां पर है? जहां जहां राष्ट्रपति के पास पावर आपको ज्यादा दिखाई पड़ती है। कौन ऐसा यूएसए के अलावा देश है? रसिया, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन के पास डिसीजन मेकिंग पावर है। चाइना, शी जिनपिंग, उसके पास भी पावर है बहुत ज्यादा। यूक्रेन, जेलेंस्की, उसके पास पावर ज्यादा है। फ्रांस के पास भी पावर ज्यादा है, वहां के भी राष्ट्रपति फ्रेंको जो आया था यहां पर, उसके पास भी पावर बहुत ज्यादा है। मैक्रोन नाम था, मैक्रोन। तो इस प्रकार जहां जहां पर राष्ट्रपति के पास पावर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, वैसे देश को कहा जाएगा कौन सा सिस्टम? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो कि यूएसए के अलावा और भी एग्जांपल लिख लेंगे आप, चाइना, श्रीलंका, रसिया, यूक्रेन, तीसरा
एटसेट्रा कर देंगे आप। इन सभी देशों में राष्ट्रपति के पास पावर ज्यादा है। कुछ देश में प्रधानमंत्री भी है, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं होता है। जैसे चाइना में पीएम भी है। चाइना का पीएम का नाम है ली कीकियांग, कभी न्यूज़पेपर में नहीं आता है, क्योंकि उसके पास कोई पावर ही नहीं है कि वो हेडलाइन बनेगा कभी। उसी तरह श्रीलंका में भी पीएम होता है, रसिया में भी पीएम है। रसिया का पीएम का नाम है दिमित्री मेदवेदेव, उसके पास भी वही नॉमिनल पावर है। यूक्रेन में नहीं है। तो इस प्रकार कुछ देश में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होते हुए भी वहां पर पीएम का पद होता है, और पीएम का पद क्या हो जाता है? नॉमिनल हेड। उसके पास कोई पावर होती नहीं है। ज्यादा पावर किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास। नहीं, शुरू से वहां यही है, राष्ट्रपति के पास वहां पर लगभग आप कह सकते हैं 25 साल से यही स्थिति है। पुतिन पहले प्रेसिडेंट था, और दिमित्री मेदवेदेव था पहले पीएम, फिर इसने अदला बदली कर लिया, वो बन गया प्रेसिडेंट, फिर ये पीएम। ये चल रहा है लगभग 25 साल से, यही 25 साल से ये खेल चल रहा है वहां पर। तो इसलिए दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है। जो पावर है वो दोनों मिलकर के यूज करते हैं। दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी है। वहां पर प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता है। जहां पर भी कम्युनिस्ट कंट्री होता है वहां प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्त कर दिया जाता है, चुनाव नहीं होता। चुनाव होता है निचले बॉडी का। कहां? इटली में भी आपका प्रधानमंत्री, इटली का प्रधानमंत्री पीएम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब इसमें देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड एट फर्स्ट इन द वर्ल्ड। संसदीय प्रजातंत्र की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। संसदीय प्रजातंत्र की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। अंडर दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द nominal head and the prime minister is the actual head। इस प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है, तथा प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? प्रेसिडेंट। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। यहां पर कोई भी एक व्यक्ति कानून नहीं बना सकता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में यहां पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। आपको याद रखना है, ऑल लेजिस्लेटिव पावर इज वेस्टेड। ऑल लेजिस्लेटिव पावर इज वेस्टेड, VESTED, वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। ऑल लेजिस्लेटिव पावर इज वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। सभी कानूनी अधिकार या सभी कानून बनाने का अधिकार या विधायी अधिकार, सभी विधायी अधिकार संसद के पास है। यहां पर कोई भी कानून अगर बनेगा तो कौन बनाएगी? संसद। ना ही राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार है, ना पीएम के पास है। हाँ, पीएम एक्चुअल हेड इसलिए कहा जाता है कि कानून कौन सा बनेगा ये डिसाइड पीएम करता है, लेकिन कानून बनाने का काम किसका है? संसद का है। इंडियन पार्लियामेंट कितने अंग हैं इसके? 3 अंग हैं। कौन कौन? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। जब हम संसद कहते हैं तो संसद में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा नहीं आता है। संसद का मतलब तीनों एक साथ होना चाहिए। तीनों एक साथ होगा तभी संसद कहलाएगा। तो अब ये होता कि भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जहां जहां पर प्रधानमंत्री के पास पावर आपको ज्यादा दिखाई पड़े उस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होता है। जैसे
पाकिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री। बांग्लादेश में कौन सी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री। नेपाल में कौन सी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री। तो जहां जहां प्रधानमंत्री के पास पावर ज्यादा दिखाई पड़े वहां पर संसदीय प्रजातंत्र माना जाएगा। कोई क्वेश्चन इधर से पूछ रहे थे कोई? हाँ बताइए। कोई अधिकार नहीं जनता के पास, कोर्ट को भी अधिकार नहीं है, कोर्ट भी नहीं रोक सकता। हाँ, ये तीनों पावर इसके पास है। पता है नहीं, 4 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को 2 ही मामले में, सभी मामले में नहीं। 2 मामला कौन सा? एक तो देश की सुरक्षा और दूसरा विदेशी शक्ति। बाकी जो अधिकार है वो तो है ही सबके पास, लेकिन 2 मामलों में इसके पास तानाशाही शासन का अधिकार है। ये डिक्टेटरशिप चला सकता है, चला तो रहा है। अभी क्या है, आपने देखा होगा कि क्या नाम था इसका जो उसके साथ मंत्री बना हुआ था, जो बहुत फेमस था, एलन मस्क। एलन मस्क जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की बात उसने सोचा, तो डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ था तो सबसे ज्यादा सहायता फाइनेंशियली कौन किया था? एलन मस्क ने किया। तो एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद इसको इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बना दिया था कि दुनिया में अमेरिका जहां जहां इन्वेस्टमेंट कर सकता है वहां पर तुम डिसाइड करो। तो एलन मस्क खुद भी अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाहता था, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये इंडिया से इसको जलन है, ईर्ष्या होता है, क्योंकि इंडिया हमेशा अमेरिका से बराबरी से बात करता है, उसके अंडर में नहीं आता है। और रूस के साथ इसकी दोस्ती इंडिया की अच्छी रही है, और रूस और अमेरिका दोनों आपस में दुश्मन है, बहुत पहले से दुश्मनी चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि वो रूस के साथ ज्यादा दोस्ती ना करके हमारे साथ करे। इंडिया अभी क्या कर रही है? रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है, 2.5-3 साल से लड़ाई चल रही है। प्राय सभी यूरोपीय देशों ने, नाटो के जितने भी कंट्रीज हैं, सबने रूस को क्या किया है? बैकआउट कर दिया है। अमेरिका ने भी कर दिया है, लेकिन इंडिया ने रूस को बैकआउट नहीं किया। इंडिया ने आपदा में अवसर ढूंढा है। जो तेल पूरी दुनिया को रूस बेच रहा है, वो तेल अब इंडिया पूरी दुनिया को बेच रही है। पुतिन और मोदी के बीच ऐसा समझौता हुआ है। पुतिन ने कहा कि भाई तुम तेल हमारा खरीदो, लेकिन कंडीशन ये होगा कि हम अमेरिकन डॉलर नहीं लेंगे। मोदी जी ने कहा कि अरे हमारा रुपया लो ना, हमारे पास क्या मुद्रा नहीं है क्या? रुपया लो, हम रूबल लेंगे, तुम्हारा रूबल लेंगे, हम डॉलर क्यों करें आपस में? हमें डॉलर से कोई मतलब नहीं। रूस अभी क्या कर रहा है? इंडिया को अपना तेल बेच रहा है, और इंडिया पूरे यूरोप में तेल बेच रहा है। आज इंडिया में मात्र 10% तेल है, हमारा प्रोडक्शन मात्र 10% होता है, लेकिन आज हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का पूरी दुनिया में निर्यातक देश बन चुके हैं। तो तेल कहां से आ रहा है? यहां तक कि यूक्रेन को भी इंडिया तेल बेच रही है। जो यूक्रेन के साथ उसकी लड़ाई चल रही है, इंडिया ही तेल दे रही है उसको। रूस का तेल है वो, रूस से लेकर के वो यूक्रेन पहुंचा दिया। लड़ो, हमारा फायदा हो रहा है। कुछ नहीं, सब अफवाह है सब। हमने जो तेल, मैं क्या समझा रहा हूं कि जो तेल वो दुनिया को बेच रहा था, वो तेल अब इंडिया को बेच रहा है। इंडिया खरीद रही है, इंडिया वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रही है। तो यहां फायदा किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है। लड़ रहा है वो दोनों देश, इंडिया को फायदा हो रहा है। आज हम पेट्रोल का एक्सपोर्ट करें, जो कि हमारे पास खुद ही नहीं था। 10% तेल था, यहां पूर्ति हो नहीं पाती थी, तो अरब से मंगाना पड़ता था और देशों से मंगाना पड़ता था। आज हमारे इंडिया में देखो पेट्रोल का जो रेट है क्यों नहीं बढ़ा? हर जगह देखो, आप पाकिस्तान में देख लो कितना बढ़ गया। तो और देशों में हमारे कहां ज्यादा बढ़ा है? स्थिर बना हुआ है और घट गया। पेट्रोल 94 रुपये हो चुका है, 94, पहले 97 था, इससे ऊपर नहीं हुआ है कभी। और देशों में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, पेट्रोल की कमी हो गई थी। तो इंडिया को फायदा हुआ है यूक्रेन और रूस के लड़ने से। अब ये चीज बर्दाश्त उसको नहीं हो रहा है। किसको? ट्रंप को। ट्रंप चाहता है कि इंडिया हमारे अंडर में रहे, लेकिन इंडिया ने साफ नकार दिया कि भाई रूस हमारा शुरू से दोस्त रहा है, रूस के साथ हमारी दोस्ती शुरू से है। जितने हमारी टेक्नोलॉजी है, मैक्सिमम कहां की टेक्नोलॉजी है? रूस की। अमेरिका थोड़ी इंडिया को कुछ दिया है। अमेरिका सिर्फ समझौता करके कहता है ये दे देंगे, वो देंगे, चांद तारे दे देंगे, फूल तोड़ के ला देंगे, तो कुछ नहीं देता है। हाँ, तो कब नहीं करेगा? उसके साथ ट्रेड कॉमर्स हमारा कम हो गया ना। वहां के उद्योगपतियों ने उस पर दबाव दिया कि भाई इंडिया के साथ तुम दुश्मनी बोल रहे हो। आज के समय में इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, और इंडिया से अगर दुश्मनी लेगा तो बहुत नुकसान हो रहा था अमेरिका। इंडिया के लोगों में परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है, मैंने बताया था आपको, खरीदने की शक्ति। हमारे इंडिया में क्या होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, फिर भी लोन लेके हम खरीदते हैं। आप देख लो, मैक्सिमम इंडियन लोगों के ऊपर ईएमआई का बोझ है कि पैसा नहीं है तो क्या, बैंक अपना है ना, बैंक से ले लिया, ईएमआई चुका रहा है, जीवन भर दे रहा है।
इस प्रकार का देश दुनिया में कहीं नहीं है। तो इंडिया इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है। यहां पर सिर्फ फ्री में कोई चीज मिलनी चाहिए, कोई चीज के साथ फ्री में। जैसे मान लो सरसों का तेल का, फॉर्चून का सरसों का तेल का बोतल है, उसमें चटनी चिपका दिया, एक बोतल पर एक चटनी फ्री। उसको भी लोग 10-15 बोतल खरीद लेता है, खर्च नहीं है फिर भी। सेल का चीज यहां ज्यादा बिकता है, जबकि सेल में सबसे ज्यादा महंगा बिकता है, फिर भी लोग उसी को लेता है सेल मान के कि सस्ता दे रहा है, और डबल ट्रिपल रेट लेता है सेल में। तो ये सारी चीजें इंडिया में है, इसलिए इंडिया को एक बेहतर मार्केट माना जाता है। अब ध्यान दो, इधर मैंने क्या समझाया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है जहां पर प्रेसिडेंट के पास पावर ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। जहां पर पीएम के पास पावर ज्यादा हो, उसे कहेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसको नोट कर लिया। इसका एग्जांपल और लिख लेंगे आप, क्या ये वेस्टेड का मतलब निहित होना, निहित होना। देखो भारतीय संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा शामिल है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनी है। अच्छा बना? अच्छा का मतलब क्या? अच्छा तो सबसे बढ़िया ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम। यहां पर आपको क्या बताया, यहां पर तानाशाह बन जाता है। यहां पर कोई एक व्यक्ति पावरफुल है ही नहीं। यहां पर पावरफुल है तो कानून है पावरफुल, लॉ बन जाएगा तो वो पावरफुल है। अब लॉ एक व्यक्ति बना सकता है क्या? लॉ बनेगा तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आता है। तो सबसे फेयर डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर देखा जाए तो ये वाला है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो ज्यादा बेहतर नहीं है। अब हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी का स्वरूप, प्रजातंत्र का जो रूप होता है वो कितने प्रकार का होता है। नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, ऊपर में हेडिंग बनाओ, नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। नेचर ऑफ डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र का स्वरूप, प्रजातंत्र का स्वरूप, नेचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, और इंडिया में किस प्रकार की डेमोक्रेसी है, किस प्रकार का नेचर है इंडिया में डेमोक्रेसी का। इसमें याद रखेंगे आप कि देयर आर थ्री नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर थ्री नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र के तीन स्वरूप होते हैं। प्रजातंत्र के तीन स्वरूप होते हैं। पहला यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम एकात्मक प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। दूसरा फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम यानी संघात्मक प्रणाली, संघात्मक प्रणाली। तीसरा क्वासी फेडरल सिस्टम, क्वासी फेडरल सिस्टम यानी अर्ध संघात्मक प्रणाली, अर्ध संघात्मक प्रणाली। हाँ अभी बताएंगे। अब देखो यूनिटरी सिस्टम क्या है। तीन तरह का प्रजातंत्र का रूप होता है। एक होता है एकात्मक, दूसरा होता है संघात्मक, और तीसरा होता है अर्ध संघात्मक। एकात्मक प्रणाली के संबंध में हम लोग याद रखेंगे कि यूनिटरी सिस्टम was introduced by इंग्लैंड। एकात्मक प्रणाली की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी। एकात्मक प्रणाली की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। इट हैज थ्री फीचर्स, इट हैड थ्री फीचर्स। इसकी तीन विशेषताएं होती हैं।
इसकी 3 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी, यानी सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, सत्ता का केंद्रीकरण। दूसरा, नो डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन ना होना, शक्तियों का विभाजन ना होना। तीसरा, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क्स, कार्यों का बंटवारा ना होना, कार्यों का बंटवारा ना होना। तो जहां पर भी यूनिटरी सिस्टम होती है वहां पर ये 3 हमें विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। यानी यहां पर एक ही जगह से पूरे देश पर शासन होता है, यहां पर सिर्फ एक ही सरकार होगी, केंद्र सरकार, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर होती है और यहीं से पूरे देश पर शासन होता है। इसका मतलब यहां पर कोई स्टेट नहीं होता, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, पूरे देश पर एक ही जगह से पूरे देश पर शासन होता है। और ऐसा देश है इंग्लैंड, इंग्लैंड का शासन सिर्फ एक ही जगह से होता है। कहां से? लंदन से पूरे देश पर शासन होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इंग्लैंड के किसी स्टेट का नाम बताओ, तो स्टेट का नाम है ही नहीं, वहां स्टेट है ही नहीं। जो भी नाम आप बताएंगे वो शहर का नाम है। कोई भी अगर जगह का नाम आप बताते हो वो स्टेट है ही नहीं, वो शहर है, क्योंकि वहां स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं। एक ही जगह से पूरे देश पर शासन हो रहा है। तो जब एक ही जगह से पूरे देश पर शासन हो तो उसको क्या कहा जाएगा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी, सत्ता का केंद्रीकरण। और जब एक ही जगह से शासन होगा तो कोई भी पावर बांटने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई भी काम बांटने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लिया। अगली जानकारी और भी इसमें देनी है। अब